नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चल नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार को कई मुद्दे पर घेरा। कहा, स्कूलों को बंद कर खोली जा रही मधुशाला। सकरी थाना अंतर्गत पोड़ी धान खरीदी केंद्र से बड़ा गड़बड़ झाला आया सामने। 63 लाख का धान पाया गया कम, पुलिस ने की जांच शुरू। अवैध रेत उत्खनन में नाबालिग बैगा बच्चों से कराई जा रही मजदूरी। कोटा विकास खंड के टाटीधार का मामला। पंचायत महमन के लोगों ने घेरा तोरवा थाना। कहा, पूर्व उप सरपंच कर रहा दादागिरी। गांव की व्यवस्था हो रही छिन्न भिन्न, लोग हो रहे परेशान। और शेयर मार्केट में रकम दुगनी करने का झांसा देकर 22 लाख से ज्यादा की ठगी। 3 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। निजी प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने किसानों, आदिवासियों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। आप सभी को बता दें कि बघेल ने आरोप लगाया कि धान खरीदी से बचने के लिए किसानों को हतोत्साहित करने की साजिश हो रही है। वहीं शिक्षा विभाग और रोजगार की स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धान की नीलामी में जानबूझकर देरी की जा रही है, जिससे किसानों को 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। यह पूरी तरह किसान विरोधी मानसिकता है। बघेल ने बिजली कटौती, रोजगार संकट और पलायन जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि सरकार लोगों को राहत देने में विफल रही है। ये गंगा जल की कसम वास्तव में किसने खाया था? ये मैं उसको चुनौती देता हूँ कि गंगा जल की कसम किस मामले में खाया गया था। नंबर 1, उन्होंने अफवाह फैलाया था कि न कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी तो न 2500 हम खरीदेंगे धान, न ऋण माफी करेंगे, ये कहा था। और इस मामले में गंगा जल कसम लिए थे, और वो भी आरपीएन सिंह, आजकल भाजपा में राज्यसभा सदस्य है। मैं तो नहीं था उसमें। उन्होंने कहा, बस्तर क्षेत्र में 30 से 40 हजार युवाओं को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है और वहाँ दहशत का माहौल है। और फिर अब मधुशाला खोल रहे हैं और पाठशाला बंद कर रहे हैं। ये विभाग भी, आबकारी विभाग भी विष्णुदेव के पास है, नैनी विभाग विष्णुदेव के पास है, शिक्षा विभाग उसी के पास है, ट्रांसपोर्टिंग उसी के पास है, सारे विभाग उसी के पास है। और सब में लूट विष्णुदेव बिल्कुल क्षीर सागर में शेष नागों को विराजमान है। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि 16 जून से स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन सरकार स्कूल बंद करने और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने में लगी है। उन्होंने कहा, यह सरकार शाला बंद कर रही है और मधुशाला खोल रही है। पहली बात है, विजय शर्मा जी अपने बयान से पलट क्यों रहे हैं? पहली बार गृह मंत्रालय उनको मिला तो बोले नक्सली मुझसे टेलीफोन से भी बात कर सकते हैं, याद है आपको? अब कहते हैं हम कोई बात नहीं करेंगे। दोनों में से कौन सा सही है? आपकी जुबान में तो कोई कीमत है कि नहीं है? दूसरी बात, जो जीरम कांड में जो हमने एसआईटी गठन किया था और एनआईए राज्य सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट गई और हम सुप्रीम कोर्ट जाके जीत के आए, सरकार बदल गई। आप उस एसआईटी को कब गठन कर रहे हैं, उसकी जांच कब करा रहे हैं, इसका जवाब दे दे। तीसरा, प्रधानमंत्री ने कहा था धमतरी में 15 दिन के भीतर में हमारी सरकार बनते ही जीरम के अपराधी जेल की शिक्षों में हो। प्रधानमंत्री से जवाब पूछेंगे विजय शर्मा जी? बघेल ने आरोप लगाया कि महतारी वंदन योजना से 70,000 नाम काट दिए गए हैं और सरकार आदिवासी युवाओं को जेल भेज रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि नक्सली घटनाओं की जानकारी मीडिया को क्यों नहीं दी जा रही और झीरम कांड के आरोपियों को जेल भेजने के प्रधानमंत्री के वादे का क्या हुआ। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जनपद पंचायत तखतपुर से सरकारी संवेदनहीनता का शर्मनाक उदाहरण सामने आया है। आप सभी को बता दें, शासकीय योजनाओं के तहत वितरित की गई पुस्तकें, जागरूकता सामग्री, महिला सशक्तिकरण के पोस्टर और महापुरुषों के चित्र युक्त कैलेंडर कचरे में फेंके हुए मिले। भगवान, महापुरुष और जन प्रतिनिधियों के अपमान का ताजा मामला तखतपुर से सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, श्री रामचंद्र जी और भाजपा के संस्थापक
पुरोधाओं के चित्र कचरे में फेंके हुए मिले। यह न केवल सरकारी धन और संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि उन महान विभूतियों का घोर अपमान है जिनके आदर्शों को सामने रखकर राजनीति, समाज सेवा, धार्मिक कार्य किए जाते हैं। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना पर नाराजगी जताई है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह मौन है। विधायक धर्मजीत सिंह और कलेक्टर संजय अग्रवाल तक से प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। अफसरशाही की यह ढीठ लापरवाही सवाल उठाती है। क्या छत्तीसगढ़ का सुशासन मॉडल अब सिर्फ फोन काटने और जवाबदेही से भागने का नाम बन गया है? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इस पर जो है हमारे जनपद के जो अधिकारी है उनको इसको संज्ञान में लेते हुए जो जिम्मेदार कर्मचारी है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भाजपा के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे जो आराध्य देव है श्री रामचंद्र जी की फोटो वहाँ कचरे के ढेर बाथरूम के बगल में पड़ी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर जरूर है कि कार्रवाई करें। जनता पूछ रही है, क्या लोकतंत्र अब अफसरों की मौन कॉलर ट्यून बनकर रह गया है, या शासन प्रशासन की संवेदनहीनता का यह हाल नया आदर्श है? ग्रैंड न्यूज के लिए तखतपुर से विनय करिहार की रिपोर्ट। बिलासपुर में अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ के दौरे में विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई। आप सभी को बता दें, एसीएस पिंगुआ ने अधिकारियों की बैठक में सुशासन को सतत प्रक्रिया बताते हुए सभी विभागों को योजनाओं के मानक सूचकांक हासिल करने पर जोर दिया। अधिकारियों की बैठक में प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने नशाखोरी, सड़क दुर्घटनाएं और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए समन्वित प्रयास की आवश्यकता बताई। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान में जन भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक के बाद एसीएस पिंगुआ ने शहर के विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अरपा किनारे स्मार्ट रोड, पचरी घाट व शिव घाट परियोजनाओं के अलावा बिलासा ताल सौंदर्यीकरण कार्य का जायजा लिया। कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए वैकल्पिक मार्गों की योजना की भी समीक्षा की गई। इसी कड़ी में बिलासपुर के कछार में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापना के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नगर निगम और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय समझौता संपन्न हुआ। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह संयंत्र प्रतिदिन 5 से 10 मीट्रिक टन बायोगैस का उत्पादन करेगा। इससे न केवल जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। कोनी में इंटीग्रेटेड एनर्जी यूनिट के माध्यम से बायोगैस रिफिलिंग और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की भी व्यवस्था होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। इधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत कार्यरत बिलासपुर जिले के सैकड़ों कर्मचारियों को बीते कई महीनों से वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है। मई 2025 का वेतन आज तक भुगतान नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस पर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष समय पर वेतन नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया था। तब सचिव एवं संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 13 जून तक भी वेतन न मिलने से कर्मचारियों में शासन प्रशासन के प्रति अविश्वास और नाराजगी बढ़ रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश के जितने भी अधिकारी कर्मचारी सेवारत हैं, उन्हें बहुत सारी समस्याएं हैं, परंतु हम अभी सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें माह में नियत समय पर वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत छोटे से छोटे तनख्वाह से लेकर के बहुत ही ग्रामीण में डोर टू डोर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी हैं। हम लोगों ने 1 मई को मजदूर दिवस को माननीय हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री महोदय हैं उनको भी हमने सूचित किया था, और सचिव महोदय, स्वास्थ्य सचिव महोदय और स्वास्थ्य संचालिका महोदय से फेस टू फेस टेबल टॉक करके हमने बात की थी कि उन्होंने हमारे सारी समस्याओं को सुनी। उन्होंने कहा था कि 1 महीने का समय दीजिए, मतलब 1 जून जो खत्म हुए आज 12 दिन हो गए, हम आपकी सारी समस्याओं का जो मूलभूत समस्या है उसको दूर कर देंगे। परंतु आज के दिनांक पे हमें वेतन के लाले पड़े हुए हैं, छोटी छोटी सैलरी है, घर में लोग किराए से रहते हैं तो किराया नहीं भर पा रहे, राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, परंतु सरकार के सारे स्वास्थ्य कार्यक्रमों पे उन्हें समय पे रिपोर्टिंग करना है, समय पे उन्हें सेवाएं देनी है,
ऐसे में कैसे ये हो पाएगा कि अगर घर का ही स्वास्थ्य बिगड़ा हो तो वो व्यक्ति समाज के और डिपार्टमेंट का स्वास्थ्य कैसे सुधार सकता है लोगों का। भविष्य में अगर एनएचएम संघ छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो अगर आंदोलन करता है तो उसकी पूरी जवाबदारी उच्चाधिकारियों की होगी, स्वास्थ्य मंत्री महोदय की होगी और पूरे शासन प्रशासन की होगी, जो बुरी तरह से हमें हमारे आवेदन, निवेदन, अनुनय, विनय को ठुकरा रही है। संविदा कर्मचारी लगभग 16,000 हैं और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है और हमेशा की तरह हर एक नई समस्या हमारे सामने आती जा रही है, जिसमें आज हम मुख्य अपनी समस्या लेकर आए हैं, जिसमें हमें समय पे वेतन नहीं मिल पा रहा है। आज 13 तारीख हो गए हैं, हमें वेतन नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं हमें कर्ज देने के लिए विवश हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में जैसा ही पेमेंट आएगा फिर हमें कर्ज चुकाना होगा। मतलब हम अपना घर चला रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हम एक तरफ से कहीं ना कहीं अपनी सामाजिक जो कार्य है उसे भी पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की सकारात्मक जो है वो मिल नहीं पा रहा है और हम केवल अपना ही समय देते जा रहे हैं, अपना सेवा देते जा रहे हैं, हमें उसकी प्रतिक्रिया कुछ अच्छी मिल नहीं रही है। तो हम कलेक्टर महोदय से यही विनम्र अपील करने आए हैं कि कम से कम हमें समय पर तो वेतन दिया जाए जो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज में बराबरी तो मिल नहीं रही है जितनी कि रेगुलर वालों को मिलती है, न ही समय के लिए, न ही वेतन के लिए, न ही किसी और चीजों के लिए। तो कम से कम वेतन जितनी मिल रही है उतनी तो समय पे मिल जाए ताकि हम अपना घर परिवार अच्छे से चला सके। ये समस्या आगे ही बने रहेगी तो क्या करेंगे? लगभग काफी सालों से तो ये समस्या बनी रही है। कहीं ना कहीं जगहों पर पेमेंट काफी लेट मिल रहा है और हम बार बार यही कहते हैं कि समय पे अगर वेतन मिलता है तो अच्छा है, वरना हम आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ फैसला हमारे एनएचएम संघ के द्वारा जरूर लिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे पक्ष में कोई भी फैसला नहीं ले रहे हैं। वेतन न मिलने से कर्मचारियों को मकान किराया, पारिवारिक खर्च व बच्चों की पढ़ाई जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। लगातार मानसिक तनाव के बीच कर्मचारियों ने संकेत दिया है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या का कितनी जल्दी समाधान करता है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिले के सकरी थाना क्षेत्र की सेवा सहकारी समिति मर्यादित पोड़ी में थाना खरीदी के नाम पर एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। वर्ष 2023-24 की खरीदी में 63 लाख रुपए से अधिक की धान गबन की पुष्टि हुई है। इस गड़बड़ी में 3 जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस खुलासे ने शासन की निगरानी व्यवस्था और ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं किसानों के बीच अविश्वास की स्थिति भी गहराने लगी है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक अभिषेक शर्मा की शिकायत पर थाना सकरी में दर्ज FIR में बताया गया है कि सेवा सहकारी समिति पोड़ी में खरीदी गई कुल 55,476 क्विंटल धान में से 2,226.77 क्विंटल धान स्टॉक में होना चाहिए था, लेकिन मौके पर केवल 195.77 क्विंटल अमानक धान ही मिला, यानी लगभग 2,031 क्विंटल धान स्टॉक से गायब था, जिसकी बाजार कीमत करीब 62,96,000 आंकी गई है। मामला सकरी थाना क्षेत्र का, जहां शाखा प्रबंधक सहकारी बैंक मर्यादित बिलासपुर के शाखा प्रबंधक के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें आवेदन में लेख था कि करीबन 62 लाख रुपए की धान खरीदी में गड़बड़ी हुई है, जिस पर मामला पूरी धान खरीदी केंद्र का है, जिस पर आवेदन पर इस बात का उल्लेख था कि जो एक टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा जांच की गई। जांच में पाया गया कि जो पोड़ी धान खरीदी केंद्र प्रभारी कंप्यूटर ऑपरेटर शाखा प्रबंधक के द्वारा मिलकर करीबन 62 लाख रुपए का गबन किया गया, जिस पर IPC की धारा 409-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। इस मामले में 3 जिम्मेदारों तत्कालीन संस्था प्रबंधक अरुण कुमार कौशिक
तत्कालीन केंद्र प्रभारी राम खिलावन धुर्वे और कंप्यूटर ऑपरेटर हरि यादव के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि रिकॉर्ड एंट्री, स्टॉक सत्यापन और निगरानी प्रक्रिया में भारी लापरवाही बरती गई। अधिकारियों की मिलीभगत और सुनियोजित तरीके से किए गए इस घोटाले की पुलिस जांच फिलहाल जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 47 मोपका में उचित मूल्य की राशन दुकान में गड़बड़ी उजागर होने के बाद दुकान 2 दिन से बंद है। संचालक द्वारा गरीबों के राशन, चावल, शक्कर में गफलत सामने आई। आप सभी को बता दें कि फजीहत के बाद खाद्य नियंत्रक ने जांच की बात कही, लेकिन मंगलवार से सोसाइटी का पट ही बंद कर दिया गया। कार्डधारी गरीब राशन के लिए सुबह शाम भटक रहे हैं। आरोप है कि संचालक ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर की तर्ज पर कई सोसाइटियों का संचालन अपने हाथ में ले रखा है। नियमों के मुताबिक एक संचालक एक ही सोसाइटी चला सकता है, मगर नेताओं के संरक्षण में अफसर आंखें मूंदे हुए बैठे हैं। नतीजतन संचालक सिपत रोड स्थित एक और भी दुकान चला रहा है। कई उपभोक्ताओं 3-4 महीने से राशन न मिलने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। न जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, न ही अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। शक्कर भी नहीं मिले है और कई बार आवे तो एंट्री हो जाए तो बावजूद भी नहीं दे कस करें। चावल कई बार बोल चुके हैं नहीं दे, फिर भी दे। एक बार बोली से तो 20 कार्ड लेते थे, नहीं 20 कार्ड ले ज़्यादा नहीं लेते। इसी कार्ड में चावल मिली, पिछले एंट्री थे का नहीं देते। अभी के नया 3 महीना जो आते इतने बस मिल ही बोला थे, बाकी के नहीं देते, बाद में मिल ही बोला थे। सुबह के बजे सुबह तो 7:30 बजे का आए हैं, अभी तक 9 बजे तो खुद आई सेवा है। हाँ, और जमा सुबह 5 बजे के होते कार्ड है, लेकिन टाइम बता रहे थे 8 बजे के, आई से खुद 9 बजे भी है। ये राशन दुकान से राशन हर महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत बस ऐसे एंट्री करवा लेता है, अगले बार आना 2 तारीख को आना, 5 तारीख को आना, ऐसे घुमा देता है। फिर दूसरा महीना आता है, उसी महीने हम जाने से फिर उस महीने को दे देता है, उसको पेंडिंग रख देता है, फिर बाद में बुलाता है, फिर नए महीने को दे देता है, उसी में क्लियर पड़ा रहता है। तो इससे मतलब 3-3, 4-4 महीने का राशन नहीं मिलता? हाँ, और ज़्यादातर बंद ही रहता है क्या ये? हाँ, बंद रहता है। 2 महीना 3 महीने में देता है पेंडिंग में। अभी 4 महीना पहले का है, फिर भी नहीं दे रहा है। बहुत टाइम में देता है। शक्कर तो आता ही नहीं है, एकदम नहीं बदौलत है ऐसा। ये राशन दुकान नियमित खुलता है? खुलता तो है, लेकिन चावल ही नहीं रहता है, कोई मतलब का नहीं है। एक दिन आता है महीने में, बस उसी दिन है, बाकी तो हाल चावल ही नहीं रहता है। एंट्री कर करके छोड़ देता है, 3 महीना 4 महीने का पेंडिंग रहता है, और फिर चावल आता है तो इस महीने के ले जाओ, उस महीने के बाद में ले जाना, ऐसे टाइप का बस रहता है। यहाँ सर चावल हर महीने पर्याप्त मात्रा में हमको नहीं मिलता। आएंगे चाहे 1 हफ्ता आएंगे, ले दे के हमको मिलता है। 5-6 दिन से आज मिला मेरे को। सुबह 5 बजे से आ रहा हूँ और ये आज ले दे के मिला है चावल। और पुराना ड्यू है, वो ड्यू है, एंट्री कर देते हैं और ड्यू करके थप्पा मार देते हैं। पुराना 2 महीने का ड्यू है 70 किलो। मतलब दस्तखत हो गया है, चावल नहीं दिए हैं। अच्छा, हाँ, ये ऐसा हर बार होता है कि? जी सर, जी हर बार होता है। और क्या दिक्कत है? और वही सर, यहाँ नियमित रूप से आता नहीं है चावल। अच्छा, चावल नहीं आता, एंट्री हो जाता है, सबका बाद दौड़ते रहे बेचारे। सबसे बड़ा दिक्कत गरीब लोग का है, जिसके पास चावल का वो नहीं है, ना खेत है ना खार, उनको तो और सबसे ज़्यादा आ रहता है। कर आते सर तो आप देखते भीड़ पड़ रहा है यहाँ का, वो को बहुत परेशानी हो रहा है इस सोसाइटी से हमको। बिलासपुर खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत के परिवहन खनन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को खनिज अमले ने जिले के खारून नदी में रेत का अवैध उत्खनन करते हुए कई ट्रैक्टरों को जब्त किया। खनिज अधिकारी रमाकांत सोनी ने बताया कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिसके मद्देनजर खनिज विभाग की टीम कार्रवाई भी कर रही है। टीम को सूचना मिली कि खारून नदी में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर टीम पहुंची और वहां 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। सभी ट्रैक्टरों को तखतपुर थाने के सुपुर्द किया गया है। इतना ही नहीं, सिपत क्षेत्र में भी 2 ट्रैक्टरों को अवैध उत्खनन और परिवहन करते पकड़ा गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। खनिज अमला द्वारा जो बिलासपुर खनिज अमला है, वो लगातार जिले में सभी क्षेत्रों में खनिजीकरण करने वालों की जांच कर रहा है। अभी कल खारून नदी क्षेत्र में शिकायत प्राप्त हुआ, वहाँ 3 ट्रैक्टर ने जो है खारून नदी से रेत परिवहन करके पकड़ा गया। इसमें उसको जब्ती कर 2 को रतनपुर पुलिस थाना में और 1 को सिपत पुलिस थाना में सुपुर्द में रखा गया है।
बिलासपुर आबकारी विभाग ने क्षेत्र में अलग अलग स्थलों पर अवैध महुआ शराब के लिए छापामार कार्रवाई की, जिसके तहत कोटा में वीरूधुरी से 8.5 लीटर महुआ शराब, देवरी खुर्द थाना तोरवा में परदेशी गौड़, अमतरा थाना कोनी से 12 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया है। वहीं बिल्हा विकास खंड से बोदरी के अड़ोलिया मोहल्ले से मोमिन वर्मा के पास से 52 लीटर महुआ शराब व 350 किलोग्राम महुआ लहान बरामद किया गया। सभी के खिलाफ धारा 34(1) क 32(2)59 क के तहत कार्रवाई की गई है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से नाबालिग बच्चों से बिलासपुर के अंतर्गत काम करवाया जा रहा है। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले की कोटा विकास खंड की ग्राम पंचायत टाटीधार और आसपास के इलाकों में अवैध रेत खनन का एक और अमानवीय पहलू सामने आया है। यहाँ बैगा जनजाति के 7 से 14 वर्ष तक के मासूम बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। जी हाँ, आप सभी को बता दें, इन बच्चों से ट्रैक्टर चालकों और ठेकेदारों द्वारा रेत ढुलाई का शारीरिक श्रम लिया जा रहा है, जिससे वह न सिर्फ शिक्षा से वंचित हो रहे हैं बल्कि बाल श्रम निषेध कानून का भी खुला उल्लंघन हो रहा है। बैगा जनजाति के नाबालिग बच्चों को मामूली पैसों का लालच देकर स्कूल से दूर किया जा रहा है, जिससे उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है। ये बेहद ही गंभीर विषय है। जिला कलेक्टर और बाल कल्याण समिति को इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए इनकी पहचान कर तत्काल शिक्षा से जोड़े जाने की जरूरत है, ताकि इनका भविष्य अंधकार में होने से बचाया जा सके। साथ ही साथ बाल श्रम कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और बैगा समुदाय के परिवारों को वैकल्पिक और सम्मानजनक आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाए। आपको बता दें कि भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है और इसके लिए नियोक्ताओं को जेल व जुर्माने की सजा हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन समय रहते इन मासूमों को उनका बचपन और शिक्षा का हक लौटा पाएगा या यह मामला भी फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए राहुल ठाकुर की खास रिपोर्ट। बिलासपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को अब भारी पड़ने वाला है। आप सभी को बता दें, पुलिस ने चेतावनी दी है कि ITMS सिस्टम के तहत जारी ई-चालान का शमन शुल्क यदि समय पर जमा नहीं किया गया तो ऐसे मामलों को स्वतः कोर्ट और RTO कार्यालय स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन करने और वाहन जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। वर्ष 2025 में अब तक 65,355 ई-चालान जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 8,704 प्रकरण कोर्ट को भेजे गए हैं, लेकिन इनमें से मात्र 466 का ही निपटारा हो पाया है। बार बार चेतावनी के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन चालक चालान की राशि जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे मामले लंबित हो रहे हैं। शहर भर में लगे 550 कैमरों से नियम तोड़ने वालों पर नजर रखी जा रही है और चालान सीधे वाहन मालिकों के मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कोर्ट भेजे जाने की सूचना पहले ही SMS के माध्यम से दी जाती है। बावजूद इसके यदि चालान लंबित रहता है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय रहते चालान राशि का भुगतान करें और यातायात नियमों का पालन कर शहर की व्यवस्था में सहयोग करें। लगातार यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है और लोगों को लगातार समझाइश भी किया जा रहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में ना करें, ताकि शहर में जो है सरल, सुगम, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हो सके। फिर भी लोगों के द्वारा यातायात नियमों को उल्लंघन कर वाहन चालन की जा रही है। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है और समन शुल्क जमा करने हेतु बार बार उन्हें अनुरोध किया जा रहा है, परंतु फिर भी जो आरोपी वाहन चालक हैं जिनके द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया है, वे जो है समन शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एक नियत समय पश्चात सभी प्रकरण माननीय न्यायालय स्वतः प्रेषित हो जा रही है और वहां से माननीय न्यायालय से जो है उन्हें
समन जा रहे हैं और उनके जवाब में उनके द्वारा फिर भी जो है समन शुल्क जमा नहीं की जा रही है। ऐसे समस्त प्रकरण जो है आरटीओ डिपार्टमेंट भेजी गई है, जहां से उनके लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई और वाहन की जब्ती की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पूरे देश में कोरोना केसों में तेजी से उछाल देखा जा रहा है। कोविड के नए वेरिएंट JN1 के केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार तक कोरोना के 87 मामले मिल चुके हैं, जिनमें से 45 ठीक हो चुके हैं, जबकि 42 एक्टिव मरीज हैं। जिन मरीजों में कोरोना के नए वायरस की पुष्टि हुई है, उनमें सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण पाए गए हैं। ये लक्षण इन्फ्लुएंजा से काफी मिलते जुलते हैं। बिलासपुर में कोरोना की रिपोर्ट चिंताजनक है। यहां अभी तक कुल 16 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें सिर्फ एक ही मरीज आरबी हॉस्पिटल बिलासपुर में एडमिट है और बाकी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। सिम्स में जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जरूरत के हिसाब से वायरोलॉजी लैब को भी शुरू किया जाएगा। बिलासपुर में कोविड के नए केसों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए बिलासपुर में कोरोना अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ मामलों में लोगों को लगातार हल्का बुखार हुआ है। यह सामान्य बुखार से थोड़ा अलग होता है, जहां शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहता है, क्योंकि शरीर उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। इसके अलावा कुछ लोगों को सिर दर्द, जी मिचलाना, भूख न लगना और पेट से जुड़ी दिक्कतें भी महसूस हुई हैं। जिला चिकित्सा अधिकारी ने सलाह दी है कि गर्भवती महिलाएं, बच्चे, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग और पहले से बीमार लोग भीड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर पहनें। इसके अलावा सभी नागरिकों को हाथों की साफ सफाई बनाए रखने और नियमित रूप से हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है। हमारे जिले में अभी 16 केस हैं, 16 एक्टिव केस हैं। एक केस आरबी हॉस्पिटल में भर्ती है, बाकी किसी केस में कोई गंभीरता नहीं है। सब होम आइसोलेशन में हैं और साधारण दवाइयों से सब ठीक हो रहे हैं। दिशा निर्देश तो पहले से भी जारी है। जब पहले कोविड आया था तब दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि कोरोना का मरीज जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार ये लक्षण होते हैं तो हर व्यक्ति को मास्क लगाना है, लोगों से 5-6 फीट दूर से बात करना है, बहुत नज़दीक नहीं जाना है, हाथ नहीं मिलाना है, हाथ जोड़ के नमस्ते प्रणाम करना है दूर से, और बार बार सब जगह जाते हैं, हर चीज़ को छूते रहते हैं तो हाथ को बार बार धोते रहना है। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड डिस्टेंस ऑफ 6 फीट, यही उसकी सावधानी है। दूसरा है कि किसी को बुखार खांसी आ जाता है घर में भी तो उस व्यक्ति को आइसोलेटेड रहना है। मतलब हॉस्पिटल भर्ती होना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने घर के ही एक अलग कमरे में रहें, उनको लोग नज़दीक न जाएं, 5-6 फीट दूर रहें, खाना पानी दूर से दे दें, उनका बर्तन अलग कर दें, उनका कमरा अलग कर दें। उनके नज़दीक नहीं जाएंगे तो और किसी को यह फैलने की संभावना कम रहती है। कुछ पुराने वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता हुआ दिख रहा है। शुरुआती डेटा से पता चलता है कि यह वेरिएंट इंसानी कोशिकाओं से बेहतर तरीके से जुड़ पाता है। इसकी वजह से संक्रमण की दर बढ़ सकती है। इसका फैलना इस बात पर जोर देता है कि हमें लगातार निगरानी रखनी चाहिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े उपायों का पालन करते रहना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। शहर में ट्रैफिक जाम और आवागमन बाधाओं से निपटने के लिए यातायात पुलिस की एक सक्रिय पहल सामने आई है। क्विक रिस्पांस टीम का गठन कर शहर के प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट्स पर नजर रखी जा रही है, ताकि कहीं भी अचानक ट्रैफिक जाम की स्थिति अगर बने तो टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर व्यवस्था को दुरुस्त कर सके। शहर की यातायात व्यवस्था किसी के लिए परेशानी का सबब न बने, इसलिए 12 सदस्यीय टीम को मुख्यालय स्तर पर तैयार किया गया है। यह टीम नियमित तौर पर ट्रैफिक ड्यूटी पर रहती है और जैसे ही किसी ट्रैफिक बाधा की सूचना मिलती है तत्काल सक्रिय होकर मौके पर पहुंचती है। इंदिरा सेतु, राम सेतु, उसलापुर ब्रिज और महाराणा प्रताप ब्रिज जैसे इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाती है, जहां सुबह शाम ट्रैफिक का दबाव सबसे ज्यादा होता है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने हेतु लगातार नवीन प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे यातायात पुलिस बिलासपुर की ओर से एक जो है इमरजेंसी टीम बनाई गई है, जिसके तहत जहां पर भी कहीं पर चौक चौराहे या अन्य जगहों पर यातायात व्यवधान की स्थिति होती है तो सूचना मिलने पर तत्काल यह टीम वहां पे जाती है। ये क्विक रिस्पांस टीम जो है जाकर के यातायात जो व्यवधान हुए रहता है उसको दुरुस्त करती है। इसी क्रम में आज जो है ये सूचना प्राप्त हुआ था कि इंदिरा पुल के ऊपर में बस ब्रेक डाउन हो गई है। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल ही हमारी टीम वहां पर पहुंची थी और जो ब्रेक डाउन बस था
जो सड़क जो पुल के बीच में आकर ब्रेकडाउन हुई थी उसको धक्का देकर के पीछे ले जाकर के चौक पे खड़ी की गई। तत्पश्चात जो है आवागमन दुरुस्त किया गया। गुरुवार दोपहर करीब 11:30 बजे इंदिरा पुल पर एक बस के ब्रेक डाउन हो जाने से ट्रैफिक बाधित हो गया था। सूचना मिलते ही क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और बस को धक्का देकर महमाया चौक के किनारे खड़ा किया गया। इसके बाद पुल पर वाहनों की आवाजाही सामान्य हुई। यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि नियमों का पालन करें और ट्रैफिक में सहयोग करें ताकि शहर में सुगम और सुरक्षित आवागमन बना रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महमंद ग्राम पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब नागेंद्र रॉय ने पंचायत के फैसले को नजरअंदाज करते हुए न सिर्फ जबरदस्ती सीढ़ी तुड़वा दी बल्कि सदस्यों को गालियां दी और जान से मारने की धमकी तक दे डाली, जिससे आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीण थाने पहुंच गए और करीब 1 घंटे तक घेराव कर जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने नागेंद्र रॉय पर FIR दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया। ग्राम पंचायत महमंद के नागरिकों का कहना है कि पूर्व उप सरपंच नागेंद्र रॉय लगातार पंचायत व्यवस्था की अनदेखी कर रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ मिलकर गुंडागर्दी करते हैं। 11 जून को पंचायत द्वारा एक निर्माण हटाने का फैसला लिया गया था, लेकिन अगले ही दिन रॉय ने उसे उल्टा करवा दिया। उन्होंने पंचायत सदस्यों के साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने थाना पहुंचकर ऑडियो वीडियो साक्ष्य भी सौंपे और कार्रवाई की मांग की। आए दिन जो है देखा जा रहा है उनके द्वारा जनप्रतिनिधि जैसे चुन करके आए हैं, तो जो जनप्रतिनिधियों को सम्मान करना चाहिए। उनके जो भी निर्णय हैं, निर्णय को अगर उनको ऐसा उनको अगर सही नहीं लग रहा है तो पंचायत में आकर के बात करें, लेकिन उनके द्वारा सीधे सीधे शब्दों में पंचायत में सरपंच को गाली गलौज करना, अभद्र टिप्पणी करना, धमकी चमकी करना, ये हमेशा से किया जा रहा है, जिसका हम लोग पूरा ग्राम पंचायत, पूरा क्षेत्रवासी पुरजोर विरोध करते हैं और ऐसे अपराधियों को, ऐसा गुंडे को जो है यहाँ से उखाड़ फेंकने की मांग करते हैं। कौन कर रहा है ये? नागेंद्र राय के द्वारा सतत किया जा रहा है, काफ़ी लंबे समय से। राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है और हमेशा विवादों में रहा है। देखो, कार्यवाही हम लोग हम पिछले बार भी जो है मांग किए थे, कार्यवाही का आवेदन भी दिए, FIR भी हुआ, लेकिन उनको जो है ऐसी आके चलता कर दिया गया और अभी देखते हैं कि क्या है। इसीलिए आज 200 की जनसंख्या में हम लोग पूरा ग्राम पंचायत, और यहाँ से अगर नहीं होता है तो हम लोग आगे जो है आंदोलन करेंगे, SP के पास जाएंगे, IG के पास जाएंगे और किसी भी तरीके से जो है अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हम पूरे एक मिल करके जो है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग, गाँव से हटाने की मांग की जा रही है कुछ लोगों, मतलब हमारे ही लोगों के द्वारा, लेकिन वो भी वहीं के रहने वाले हैं। अभी वहाँ का वोटर नहीं है, वो भी वहाँ के रहने वाले हैं। शांति से व्यवस्था बना करके रखे, शांति व्यवस्था को भंग मत करे और सरकारी कार्य में बाधा ना करे, बस यही चाहते हैं। हम लोग आज थाने में जो जिस तरीके से वहाँ पर एक माफिया नागेंद्र राय पंचायत में जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, भाई वो 15 साल पंचायत चलाएं, उनका कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। भाई 5 साल जो अगले जनप्रतिनिधि चुन के आया तो उनको पंचायत चलाना देना चाहिए। बराबर वो पंचायत में जा कर के जो है वो जो है रंग लगाते हैं, गाली गलौजा करते हैं। तो इसलिए हम लोग आज थाना में आए हैं शांति बनाते हुए आवेदन देने के लिए। हमें थाना प्रभारियों को मैं अभी चेतावनी चाहता हूँ, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग आने वाला दिन में बहुत बड़ा कार्रवाई करेंगे और
आंदोलन करेंगे, कलेक्टर को घेरेंगे, एसपी को घेरेंगे, थाना को घेरेंगे। इसकी पूरी जवाबदारी जो है ना प्रशासन के लोग है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने साफ कहा है कि अब ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पंचायत व्यवस्था और गांव की गरिमा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन की ढिलाई से दबंगों का हौसला बढ़ता जा रहा है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे एसपी और आईजी से मिलकर जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन करेंगी। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में शांति और विकास बनाए रखने के लिए अब निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। शिक्षकों का काम स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन जिले के करीब 2 दर्जन शिक्षक बच्चों को पढ़ाना छोड़कर सरकारी कार्यालय में बाबूगिरी कर रहे हैं, जो तहसील, निर्वाचन, बीडी, एसडीएम, कलेक्टर, साक्षरता कार्यालय सहित हॉस्टल में जमे हुए हैं। जी हां, आप सभी को बता दें, शिक्षक युक्तियुक्तकरण के बाद उनको हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। जेडी ने डीओ को पत्र जारी कर अटैचमेंट में जमे शिक्षकों को तत्काल कार्य मुक्त करने का आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों से किसी तरह की गैर शिक्षकीय कार्य नहीं कराने का निर्णय सालों पहले लिया गया है। साथ ही उनका किसी कार्यालय में अटैचमेंट नहीं करने को कहा गया है। इसका आदेश बीच बीच में जारी होता रहता है। इसके बाद भी अधिकारी शासन के आदेश को दरकिनार कर चेहते को हर बार बचा लेते हैं। एक बार फिर से संलग्न शिक्षकों को हटाने की कवायद शुरू हुई है। इस विषय पर डीईओ अनिल तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार ने अटैच शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी किया है। इसके तहत निर्देश जारी कर संलग्न शिक्षकों को तत्काल कार्य मुक्त कर मूल शाखा में पदभार ग्रहण कराने को कहा गया है। राज्य शासन का इस वर्ष का स्थानांतरण नीति और हमारे जिले के कलेक्टर महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ है कि जितने भी संलग्नीकरण हैं 5 जून के बाद पहले वो सभी अटैचमेंट समाप्त किए जाएंगे। इसी तारतम्य में संयुक्त संचालक शिक्षा के द्वारा भी एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश को संज्ञान में लेते हुए और उसका परिपालन करते हुए मैंने भी आदेश जारी कर दिया है अपने सभी प्राचार्यों को, सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को और समग्र शिक्षक को कि इस प्रकार जो संलग्नीकरण है उस संलग्न शिक्षकों को तत्काल संबंधित संस्था के लिए कार्यमुक्त कर दिया जाए और अन्य विभागों में जो संलग्न है उसके लिए कलेक्टर महोदय भी अभी की तरफ से निर्देश हो गया है, उनको भी कार्य मुक्त होकर के हमारे विभाग में आना है। काल करने के लिए कहा गया है तो तुरंत हो भी जाना चाहिए, लेकिन ये कोई भी मैं ऐसा समय निर्धारित कर नहीं बता सकूंगा क्योंकि विभाग प्रमुख या संस्था प्रमुख अपने अपने हिसाब से उनको कार्यमुक्त करेंगे, लेकिन शासन का जो निर्देश है उसके हिसाब से तत्काल कार्यमुक्त करना है संबंधित विभाग के लिए। जिले में अटैच शिक्षक सालों से स्कूल नहीं गए हैं, बच्चों को पढ़ाना तक भूल गए हैं। सरकारी कार्यालय में काम करने के बाद भी उनको प्रमोशन मिल रहा है। अब एक बार फिर से शासन ने उनका अटैचमेंट समाप्त कर मूल शाला में भेजने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अटैच शिक्षक अपने को बचाने के लिए सक्रिय हो गए हैं, जो राजनेता और अधिकारियों का चक्कर लगाने लगे हैं। उनका अप्रोच भी अधिकारियों के पास आने लगा है। वे विभिन्न कार्यालयों में काम कर रहे हैं, वहीं उनका नाम स्कूलों में दर्ज है, इसलिए उसके स्थान में दूसरे शिक्षक भी नहीं भेजे जा सकते, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। शिक्षकों का अटैचमेंट का मुद्दा विधानसभा में उठा था, तब उसको तत्काल समाप्त करने का आश्वासन मंत्री ने दिए थे। इसके बाद भी अभी तक संलग्न शिक्षक सरकारी ऑफिसों में जमे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। युक्तियुक्तकरण को लेकर लगातार विरोध जारी है। शिक्षक अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं तो वहीं कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर उसके निदान की भी मांग की जा रही है। शुक्रवार को शिक्षक साझा मंच के द्वारा शिक्षा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस पहुंचकर युक्तियुक्तकरण को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जिले में हो रहे युक्तियुक्तकरण में तानाशाही अपनाई जा रही है। संघ का कहना है कि जिन स्कूलों में पद खत्म किए गए हैं फिर उन्हीं स्कूलों में पद लाकर वहां नियुक्ति की गई है। अगर वहां पद समाप्त हो गए हैं तो फिर नई नियुक्तियां क्यों की जा रही है। इसके अलावा शिक्षकों ने मांग रखी कि सीनियरिटी बेसिस पर नियुक्ति की जाए, क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरह से युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है इसमें सीनियर शिक्षकों को भी अतिशेष बनाकर जूनियर बनाया जा रहा है, जिससे उनका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। उनकी मांग है कि 2008 के नियमों के तहत युक्तियुक्तकरण किया जाए, जिससे उन्हें सुविधा मिल सके।
अतिशेष में जिन्होंने बोला है कि रिक्त हुए हैं, टीचर ज़्यादा हो गए हैं, उनको करके निकाल दिए और उसी स्कूल में फिर रिक्त पद घोषित किया गया है। और बहुत सारे टीचर ऐसे भी हुए हैं कि वहाँ से रिक्त हुए हैं फिर उसी स्कूल में आ गए हैं, यानी सीनियरिटी उनकी पूरी मार गई, फिर से वो जूनियर कहलाए हैं। और इसमें भी विसंगतियाँ हैं, जैसे टीचर को जो लेडीज़ हैं उनको जो जगह है रिक्त है उनको क्रमबद्ध भी नहीं दिया गया है, उनको क्रम में मतलब पहले से जगह को छुपाया भी गया है कहीं पे। अच्छा ये बताइए क्योंकि सोमवार से स्कूलें खुल रही हैं तो जो भी आप लोगों की जहाँ भी पदस्थापना हुई है आप लोग ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि 2008 के सेटअप के हिसाब से हमको युक्तिकरण वाला जो नियम है वो लागू, हम उनका विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ज्ञापन के दौरान यहाँ पर एक सहायक संचालक है श्री मुकेश मिश्रा जी यहाँ पर सभी के बीच में आए और आप लोग क्यों आए हैं कहते क्वेश्चन मार्क और ज्ञापन दीजिए, मैं हूँ, क्या हो गया, क्या दुर्व्यवहार करने लगे शिक्षकों से। और उनके हाव भाव से 100% यह चीज़ लग रहा था कि वो शराब के नशे में चूर है। तो हम लोगों ने उनका जोरदार विरोध किया और नारेबाजी की गई, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको पकड़ करके अंदर ले जाया गया। और हम लोगों ने यहाँ पर उपस्थित जो पुलिस के जो अधिकारी मौजूद थे, हमने उनकी मांग की कि उनको तत्काल उनका मुलाजा कराया जाए। उन्होंने बोला कि स्थानीय थाने पर और जेडी कार्यालय अपने उच्च अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराइए, अगर उन्होंने शराब का सेवन किया है तो जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ है, ये ज्ञापन है, हमने यहाँ पर उसकी एक कॉपी दी हुई है। उनके द्वारा शराब के नशे में शिक्षकों से दुर्व्यवहार किया गया है। और ऐसे जो अधिकारी, या सोच लीजिए कि हमारी माताएं बहनें यहाँ पर प्रतिदिन किसी न किसी कारण से यहाँ पर आती हैं, अगर ऐसा व्यक्ति शराब के नशे में है तो उनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हो सकता है। क्या दिक्कतें आ रही है युक्तिकरण में? बहुत सारी दिक्कतें, जैसे कि पहले तो ये कहा गया कि अतिशय से, ठीक है, और एक शिक्षक को निकाल दिया गया, तो फिर दूसरा कोई भी शिक्षक वहाँ पर कैसे आ गया? जब वहाँ पर पद रिक्त ही नहीं है तो फिर वहाँ पर किसी और को कैसे भेजा गया? और दूसरी बात कि जो महिलाएं हैं उनको तो लगभग 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर भेजा गया है, तो ये तो सही नहीं है। और तीसरी बात ये है कि जो अपने स्कूल में सीनियर थे उनको अतिशेष करके निकाल दिया गया और वापस से उन्हीं के स्कूल में जूनियर बनाकर भेजा गया, तो ये इतनी सारी तो विसंगति है ना। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की थी पहले? शिकायत क्या, साझा मंच हमारा बना हुआ है, तो उसके अंतर्गत हम ज्ञापन देने आए हैं। शिक्षक साझा मंच के सदस्य ज्ञापन देने जब संभागीय कार्यालय पहुंचे तो वहां जॉइंट डायरेक्टर मौजूद नहीं थे, लिहाजा सक्षम अधिकारी को मंच के द्वारा ज्ञापन देने की बात की गई। लेकिन इसी दौरान कार्यालय में मौजूद शिक्षा संभाग के ऑफिस में पदस्थ मुकेश मिश्रा के द्वारा नशीले पदार्थ का सेवन करते हुए मंच के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसका विरोध यहां होने पर पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और मामले को शांत करवाया गया। नशेड़ी मुकेश मिश्रा को तत्काल पुलिस ने समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ और शिक्षक साझा मंच के सदस्यों ने अपना ज्ञापन सक्षम अधिकारी को सौंपा। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। प्रदेश में हाल ही में लागू किए गए युक्तियुक्तकरण के नए नियमों को लेकर प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों में भारी नाराजगी है। शिक्षकों का कहना है कि यह नियम पूरी तरह से विसंगतिपूर्ण है और इसमें हजारों पदों की कटौती कर दी गई है। शिक्षकों ने मांग की है कि वर्तमान युक्तियुक्तकरण को निरस्त कर 2008 के सेटअप के आधार पर नई और पारदर्शी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके अलावा शिक्षकों ने अन्य महत्वपूर्ण मांगे भी उठाई है। बसंत चतुर्वेदी संभाग संचालक ने बताया कि शिक्षकों की लंबे समय से मांग रही है कि 2008 के सेटअप के अनुसार युक्तियुक्तकरण किया जाए, लेकिन शासन ने वर्ष 2024 में एक तरफा निर्णय लेते हुए ऐसा युक्तियुक्तकरण लागू किया जिसमें प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं से एक पद समाप्त कर दिए गए। युक्तिकरण का जो नियम लाया गया है वो विसंगतिपूर्ण है। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि 2008 के सेटअप के अनुसार युक्तियुक्तिकरण किया जाए, परंतु शासन द्वारा 2024 में युक्तियुक्तिकरण लाया गया, उसमें पूर्व माध्यमिक शाला में एक पद समाप्त किया गया, प्राथमिक शाला में एक पद समाप्त किया गया। इस तरह पूरे प्रदेश में 43,000 पद समाप्त हुआ है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। 2008 के अनुसार युक्तियुक्तिकरण किया जाए और वर्तमान युक्तियुक्तिकरण जो विसंगतिपूर्ण किया गया है, सीनियर को जूनियर किया गया है, जूनियर को सीनियर किया गया है, जहां रिक्त पद नहीं है वहां पर पद स्थापना दिया गया है, ऐसे समस्त काउंसलिंग का जांच किया जाए और पूरी सूची को रद्द करके 2008 के सेटअप के अनुसार सही युक्तियुक्तिकरण का काउंसलिंग किया जाए। उसके साथ ही हमारा मांग है कि सोना साहू की तरह पूरे प्रदेश के शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाए। उसके अलावा हमारा मांग है कि पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए पेंशन का लाभ दिया जाए। पदोन्नति में
केवल प्रशिक्षित को पदोन्नत किया जाए, बीएड की अनिवार्यता समाप्त की जाए। इस तरह से हम इन मांगों को लेकर के आज यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं। तो महोदय के इस वक्त रख दिया जाएगा, अभी तो साहब मीटिंग में है, तब पश्चात साहब निर्णय लेंगे इसमें। क्या मांग है इनकी बताइए? इनके वो युक्तिकरण में जो गड़बड़ी हुई है उनकी जांच के लिए। प्रदेश में करीब 40,000 पद समाप्त कर दिए गए हैं। कई जगहों पर जूनियर को सीनियर कर दिया गया है और जहां रिक्त पद नहीं है वहां भी पदस्थापना दे दी गई है। इन तमाम विसंगतियों को लेकर शुक्रवार को शिक्षकों ने संगठित होकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्दी वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शेयर मार्केट में निवेश कर रकम दोगुनी करने का झांसा देकर सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक युवक से 22 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। आप सभी को बता दें कि पीड़ित आकाश पात्रे की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला कि ये ठगी एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई थी, जिसमें नगद और ऑनलाइन माध्यम से रकम ऐंठी गई। शिकायतकर्ता आकाश पात्रे ने पुलिस को बताया कि मुकेश कुमार साहू, उसकी पत्नी गीता साहू और चुनेंद्र साहू उर्फ पिंकू ने खुद को ट्रेंडिंग एक्सपर्ट बताकर शेयर मार्केट में रकम को कम समय में दुगना करने का दावा करते थे। इसी झांसे में आकर उसने और उसके परिचितों ने अलग अलग समय पर कुल 22,15,000 रुपए निवेश कर दिए। शुरुआत में कुछ मुनाफा लौटाकर भरोसा तो बनाया गया, लेकिन बाद में प्रोसेसिंग फीस के नाम पर और रकम वसूली गई। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ लोगों के द्वारा थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ व्यक्ति जो हैं उन्हें रकम डबल करने के नाम पर उनसे कुछ पैसा ले लिए हैं और बाद में उनका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला संज्ञेय अपराध का घटित होना पाए जाने पर पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और उनको जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। करीब लगभग ये 20 लाख के आसपास की इन्होंने ठगी की है। वर्चुअल करेंसी और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ये झांसा दे रहे थे इनको कि इनके द्वारा जो ट्रेडिंग की जाती है उसमें कम समय में बहुत अधिक पैसा का मुनाफा हो जाएगा, मुनाफे की गारंटी दे रहे थे और इस पर पुलिस तीनों जो व्यक्ति हैं उनको पुलिस अपने उसमें लेकर पूछताछ की, अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये पूरी घटना 20 नवंबर 2024 से 5 मार्च 2025 के बीच की बताई जा रही है। आकाश पात्रे ने अपनी जमीन बेचकर नगद 10 लाख रुपए दिए थे और शेष रकम खाते से व नगद मिलाकर आरोपियों को सौंपी। जब भुगतान बंद हुआ और कॉल रिसीव होने बंद हो गए तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। आप सभी को बता दें कि घटना सुबह करीब 11:30 बजे की है, जब ग्राम लोरहा बोर मोड़ के पास जोंधरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार पुष्पराज बस ने सामने से आकर बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। आप सभी को बता दें कि बाइक चला रहा जो युवक था हरवंश यादव, निवासी ग्राम रेमंड परसदा, थाना मुलमुला, जिला जांजगीर चांपा, मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना तत्काल राहगीरों ने डायल 112 को दी। मौके पर पुलिस टीम ने घायल को इलाज के लिए मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के दौरान रास्ते में 108 एम्बुलेंस को बुलाया और उसे शिफ्ट किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पचपेड़ी पुलिस ने पुष्पराज बस को चिन्हांकित कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
बिलासपुर शहर में जल्द ही एक फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण प्रारंभ होगा। इसके लिए शासन के पास डीपीआर स्वीकृति के लिए भेजा गया है। अगर इस स्वीकृति को अनुमति मिल जाती है तो शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। बिलासपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अब जिला प्रशासन के द्वारा यहां पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए लगातार पिछले कुछ वर्षों से यहां सर्वे का काम चल रहा था, जो अब अंतिम रूप लेने जा रहा है। जिला प्रशासन अगर शहर के अंदर फ्लाईओवर ब्रिज बनाता है तो ट्रैफिक समस्या के समाधान पर बड़ा काम हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक राजीव गांधी चौक ओवरब्रिज से शुरू होकर राजेंद्र नगर चौक, मंदिर चौक, नेहरू चौक होते हुए महामाया चौक तक पहुंचेगी। इसके बाद 2 दिशाओं में उक्त ब्रिज को सम्मिलित किया जाएगा। लगभग 4500 मीटर लंबी इस फ्लाईओवर ब्रिज के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है, तो वहीं अब शासन के पास इसकी स्वीकृति के लिए इसे भेजा गया है। हालांकि ओवरब्रिज बनने में लगने वाली राशि का फिलहाल आकलन तो नहीं किया गया है, लेकिन अनुमानित राशि 250 से 300 करोड़ रुपए की लगने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस फ्लाईओवर ब्रिज के बन जाने के बाद शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जिस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, उसमें काफी हद तक कमी आएगी। बिलासपुर शहर के विकास के लिए शासन के द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट में सर्वेक्षण मद में एक फ्लाईओवर प्रस्तावित किया गया है, जो कि राजीव चौक से शुरू होकर मंदिर चौक से होते हुए राजेंद्र नगर चौक के ऊपर से होते हुए नेहरू चौक से होते हुए अंतिम तौर पर महामाया चौक पर जाएगा। और महामाया चौक पर जाने के बाद 2 दिशाओं में, एक दिशा सिपत की ओर और एक दिशा आपकी कोनी की ओर, वहाँ पे वो वापस लैंड करेगा। और कुल लंबाई इस पुल की लगभग 4500 मीटर के आसपास आने की संभावना है। ये कार्य लगभग सर्वे के पश्चात एग्जैक्ट राशि आ पाएगी, लेकिन अंदाज ये है कि 250 से 300 करोड़ के आसपास तक संभावित है। देखा जाता है कि वर्किंग आवर्स और शाम के समय शहर के मुख्य मार्गों पर भीड़ की वजह से जाम की स्थिति निर्मित होती है। ऐसे में इन ओवरब्रिज के बन जाने के बाद न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि लोगों को जाम से भी निजात मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी इस दिशा में काम कर रहा है और जल्द ही लोगों को नए फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात मिल सकती है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एशियाई रैंकिंग जूनियर अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट 2025 का फाइनल मुकाबला शुक्रवार को इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी में खेला गया। फाइनल मुकाबले में उभरते हुए सितारों ने शानदार खेल दिखाया, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। देश भर से आए खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा दिखाई। इस मौके पर टेनिस संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। शुक्रवार को समापन समारोह में छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, उपाध्यक्ष जीएस बामरा, कार्यकारी सदस्य डॉक्टर अजय पाठक मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों ने सभी विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और इस मौके पर महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि रायपुर का इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर रहा है। छत्तीसगढ़ में खेल संस्कृति को मजबूती देने का श्रेय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शिता और समर्पण को जाता है। उनके नेतृत्व में प्रदेश में खेल अधोसंरचना को नया आयाम मिला है। रायपुर इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी जैसी विश्व स्तरीय सुविधा युवाओं को न केवल अवसर देती है, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने के लिए आत्मविश्वास भी प्रदान करती है। यह आयोजन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जिससे वे अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और खेल भावना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एशियाई रैंकिंग जूनियर अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट 2025 के सभी विजेता खिलाड़ियों को उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने आयोजन की सराहना करते हुए विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के लिए तो बड़े गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट हो रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट नहीं था, एशियाई टूर्नामेंट था बच्चों के संदर्भ में। तो इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ टेनिस के नक्शे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तो कुल मिलाकर ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गर्व का विषय है, हम सब के लिए बड़ा फ़ख्र का विषय है। और जब से ये टेनिस एकेडमी बनी है, तब से इस प्रकार के आयोजन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन और वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के माध्यम से हमें मिल रहे हैं। आने वाले समय में और भी बड़े स्तर के टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ को आयोजित करने का अवसर मिले, इसकी कोशिश हमारी रहेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी हैं, तो उनकी सक्रियता और सहयोग के बूते
हम और बेहतर टूर्नामेंट करा पाने में आने वाले समय में सफल होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। मैं तो अभी जब संबोधित कर रहा था, आपने सुना था, मैंने कहा था कि पहले इसे कभी क्लास का खेल समझते थे, पर वक्त के साथ ये मास के खेल में तब्दील हो गया, क्योंकि बच्चों को जिस तरीके से ये लुभाता है वो तो है ही। इस खेल के साथ खूबसूरती ये है कि ये एक उम्र गुजर जाने के बाद भी खेला जा सकता है। बाकी जितने भी खेल आप देखते हैं वो खेल 50, 55, 60 की उम्र में लोग खेलना छोड़ देते हैं, जो फिजिकल खेल है, चाहे आप बैडमिंटन की बात करें, हॉकी की बात करें, क्रिकेट की बात करें। पर टेनिस के संदर्भ में आप आइए, सुबह हमारे आप देखेंगे 80 साल का व्यक्ति भी कितने मज़े के साथ में टेनिस खेल रहा है। तो ये जीवन भर साथ देने वाला खेल है, तो इसलिए अब लोगों को भारा है। अफोर्डेबिलिटी बन गई है, गेंद इतनी महंगी नहीं है, और कोर्ट बहुसंख्यक बन रहे हैं। लगभग हर कॉलोनी में अगर आप देखेंगे, अब जितनी भी कॉलोनी बन रही हैं वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट भले ही ना हो, पर टेनिस कोर्ट ज़रूर होता है। तो कुल मिलाकर टेनिस अब मास के बीच में जा रहा है, और हिंदुस्तान के संदर्भ में तो निश्चित ही जा रहा है। आज एशियन 16 ईयर्स जो टूर्नामेंट है, इसमें हमारे देश विदेश के बच्चों ने भाग लिया। पहले अंडर 14 का समापन हुआ था, अब 16 का। आज हमारे अध्यक्ष महोदय विदेश से लौटे हैं और फ्रेंच ओपन देख के लौटे हैं टेनिस का, और इनके हाथ में बच्चे पुरस्कार पाके बहुत खुश हैं, क्योंकि टेनिस लवर के नाम में हिमांशु जी का नाम बोला जाए तो कोई कोताही नहीं है। हिमांशु जी टेनिस को प्रमोट करने में पिछले 20-25 वर्षों से हमारे साथ हैं, और अभी आज ये छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। तो उनके दोनों के रहते हुए हम बड़े बड़े टूर्नामेंट करा रहे हैं, और आगे भविष्य में भी डेविस कप कराएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।